हेलो दोस्तों, मैं गोविंद शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रोशन साई स्टडी पॉइंट पे, जिसमें आज हम बात करेंगे समाजशास्त्र क्लास 12 बुक नंबर 2 भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास। इससे पहले मैंने आपको बुक नंबर जो 1 है उसका पूरा का पूरा सिलेबस हमने कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से एनिमेटेड फॉर्म में मैंने आपको चैप्टर नंबर जितने भी रहे हैं हमारे बुक 1 के सारे कंप्लीट कराए हैं मैंने एकदम से बेहतरीन तरीके से। तो जिसने भी उन वीडियोस को नहीं देखा है वो जरूर जाकर चैनल पर ही उपलब्ध है, सभी वीडियोस को देख लीजिए। आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए, आपके CUT के एग्जाम्स के लिए, कोई भी बोर्ड दे रहे हो आप, उन सभी के लिए बिल्कुल ही बेहतरीन क्लास होगी वो। तो आइए शुरुआत करते हैं आज अपने चैप्टर नंबर 1 की, बुक नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 1 संरचनात्मक परिवर्तन। तो सबसे पहले हम संरचनात्मक परिवर्तन को ही समझते हैं, वो होता क्या है। तो समाज के अंतर्गत जितने भी परिवर्तन होते हैं, क्योंकि हमने बुक नंबर 1 में देखा था वो समाज के ऊपर बुक थी, भारतीय समाज के ऊपर। तो उसमें समाज में आने वाले जितने भी बदलाव होते हैं, समाज की वही संरचना में परिवर्तन भी ला देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, संरचनात्मक परिवर्तन कहते हैं। और भारतीय समाज को समझने के लिए, जैसे कि प्राचीन भारत रहा, हमारा मध्यकालीन भारत रहा, तो उसमें भी परिवर्तन आते रहे, तो हमारे पास में उसको समझने के लिए बहुत सारी सामग्री उपलब्ध है। लेकिन जो आधुनिक भारत है उसकी समाज के अंदर क्या परिवर्तन आए, उसको समझने के लिए हमें औपनिवेशिक काल के अंदर जाना पड़ता है, और औपनिवेशिक काल से ही हमें अब तक का सारा सामाजिक परिवर्तन समझना पड़ता है। तो उसी में सबसे पहले हम बात करते हैं उपनिवेशवाद क्या होता है। तो उपनिवेशवाद क्या होता है कि एक स्तर पर एक देश द्वारा दूसरे देश पर क्या कर लिया जाता है, शासन कर लिया जाता है, और उसी को वो क्या कर लेता है, अपना उपनिवेश बना लेता है। जैसे भारत को ब्रिटेन ने अपना उपनिवेश बनाया। अब यहां पर आए तो वो कर क्या रहे थे, यहां पर आकर उन्होंने व्यापार किया, हमारी जितनी भी शासन प्रणाली थी उसको नियंत्रित करने का काम किया। तो ये जो परिवर्तन आया, इसी को हमने संरचनात्मक परिवर्तन कह दिया, उपनिवेशवाद कह दिया। उपनिवेशवाद के अंतर्गत क्या होता है कि जितने भी नवीन परिवर्तन हमें देखने को मिले, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, वो कोई भी परिवर्तन रहे हो, वही हमें उपनिवेशवाद के अंतर्गत देखने को मिले। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन ही आता है और आपसे भी पूछ जाता है कि उपनिवेशवाद का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव रहा है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी के अंदर, कि उपनिवेशवाद पर भारतीय समाज पर क्या प्रभाव रहा। तो उपनिवेशवाद का भारतीय समाज पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभाव देखने को मिले। तो इसमें मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट सारे बताऊंगा कि उपनिवेशवाद का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले जो भारत के ऊपर प्रभाव पड़ा वो पड़ा कि आधुनिक विचार भारत के अंदर समाहित हो गए, जिसमें हम बात कर सकते हैं कि जैसे कि जितने भी देश के अंदर संसदीय विधि देखने को मिल रही है, हमें शिक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है, ये सब कहीं ना कहीं ब्रिटिश जो भी प्रारूप रहे हैं, प्रतिमान रहे हैं, उस पर ही आधारित है। सेकंड पॉइंट जिसके अंदर कह सकते हैं हमारा जो संस्कृति रही, हमारा खान पान, उसमें बदलाव देखने को मिला। जैसे ब्रेड और कटलेट, ये सब कहीं ना कहीं खाने स्टार्ट कर दिए, आमलेट। इसके अलावा हमारा जो वेशभूषा थी उसमें परिवर्तन देखने को मिला, नेक टाई जैसी पोशाक पहननी स्टार्ट कर दी। अंग्रेजी भाषा का बहुत से ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। जो हम सड़कों पर बाएं चलते हैं, लेफ्ट साइड चलते हैं, ये सब कहीं ना कहीं औपनिवेशिक काल की ही देन है। नंबर थर्ड पॉइंट, भारतीय समाज पर पूंजीवादी व्यवस्था देखने को मिली, यानी कि उपनिवेशवाद से ही भारतीय समाज के अंदर पूंजीवादी जो विचारधारा थी वो बहुत ज्यादा देखने को मिली। इसके अंदर क्या होता है, जितना भी वस्तुओं का उत्पादन होता है, प्रणाली होती है, वो सब जो भी तरीके थे वो सब कुछ बदल गए। उत्पादन के, वितरण के सभी तरीके पूंजीवादी व्यवस्था के आने से बिल्कुल बदल गए। फोर्थ पॉइंट, जंगल काट दिए गए, वनोन्मूलन हुआ, और उसकी जगह पर क्या हुआ, नई खेती यानी कि चाय की खेती करनी स्टार्ट हो गई। फिफ्थ पॉइंट जिसमें बात करते हैं तो वो कह रहा है कि उपनिवेशवाद के कारण क्या हुआ कि लोगों का आवागमन बढ़ गया। जैसे डॉक्टर व वकील हुआ करते थे, बंगाल व मद्रास को चुनकर अब वो क्या करने लगे, देश विदेश के अन्य भागों में भी अपनी सेवा देने लग गए। जो भी डॉक्टर्स थे,
वकील थे वो सब, तो वो भारत तक सीमित नहीं रह गए, अब वो भारत के बाहर भी जाने लग गए। जैसे कहाँ तक जाने लग गए, जिसको कह सकते हैं वो एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, इन सब इलाकों तक जाने लग गए। इसके अलावा जो भी झारखंड के प्रदेश थे उसके अंदर वो चाय बागान में काम करने वाले जो मजदूर थे, अब वो भी कहीं ना कहीं इतने ज्यादा दक्ष हो गए कि उन्हें भी दूसरे देशों के अंदर भेजा जाने लगा। फिर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कि जितने भी हमारे सांस्कृतिक कला थी, वास्तु कला थी, उसमें भी बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिला। कि जैसे कि आपको नए नए शहर देखने को मिल रहे होंगे, जैसे दिल्ली में बात कर लो, हमारा कनॉट प्लेस है, वो सब कहीं ना कहीं ब्रिटिश शासन की वास्तुकला। इसके अलावा शिमला शहर, डलहौजी, ये सब कहीं ना कहीं ब्रिटिश शासन की ही कला देखने को मिलती है, वास्तुकला देखने को मिलती है। ये सब कहीं ना कहीं परिवर्तन देखने को मिले। इसके अलावा जो भारत के अंदर जो देखा गया वो देखा गया पश्चिमी शिक्षा पद्धति। जितना भी हमें आज पश्चिमी शिक्षा पद्धति देखने को मिली, पश्चिमी शिक्षा की जो हमें शिक्षा दी जा रही है, वो सब कहीं ना कहीं ब्रिटिश भारत का ही पार्ट रहा है। जब भारत के ऊपर उपनिवेश ने जो रूल किया, तब उसके अंदर वो चीजें आई, और उसी के तहत ही हमारे अंदर भी, भारतीयों के अंदर भी राष्ट्रवाद जो पनपा, क्योंकि हमें फिर लगा कि इनको अपने देश से बाहर करना चाहिए, तो हमारे अंदर राष्ट्रवाद की भावना भी विकसित हुई। तो ब्रिटिश जो शासन रहा वो भले ही आज चला गया, लेकिन उसकी जो जटिलता है वो आज भी भारतीय समाज पर देखने को मिलती है। क्योंकि आप देख रहे होंगे भाषा, जो अंग्रेजी भाषा है, वो भारतीयों के ऊपर कितना ज्यादा आज भी हावी है। हर एक कोई कहीं ना कहीं ब्रिटिश भाषा को सीखने में लगा हुआ है। वो आगे जॉब्स में, इन सब के अंदर बहुत ज्यादा कंपटीशन देखने को मिल रहा है। तो उस भाषा का, जिसको कह सकते हो अंग्रेजी भाषा का, आज भी कहीं ना कहीं बोलबाला रहा है भारत के ऊपर। तो इस तरीके से भारत के ऊपर ब्रिटिश शासन या फिर औपनिवेशिक शासन का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। इसी में हम समझते हैं कि पूंजीवाद, जिसकी मैंने बात करी थी, तो पूंजीवाद है क्या? तो पूंजीवाद एक ऐसी विचारधारा होती है जो फायदे पर बल देती है, प्रॉफिट पर बल देती है। इसके अलावा वो निजी क्षेत्र पर बहुत ज्यादा बढ़ावा देने की बात करती है। इसके अंदर गतिशीलता होती है, वृद्धि होती है, प्रसार होता है, नवीनीकरण होता है। इसके अलावा तकनीक और श्रम के जितने भी माध्यम होते हैं, उन सब में कहीं ना कहीं परिवर्तन देखने को मिलता है। और भारत की जितनी भी सामाजिक स्थिति रही हो, सांस्कृतिक रही हो, आर्थिक रही हो, उन सभी पर कहीं ना कहीं पूंजीवाद का गहरा प्रभाव पड़ा। फिर हमारा टॉपिक आता है नगरीकरण और औद्योगिकरण। तो इसमें भी समझने के लिए औपनिवेशिक जो अनुभव रहा है वो भी देखा जा रहा है। तो औद्योगिकरण और नगरीकरण दोनों ही समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। जहां नगरीकरण होगा वहां औद्योगिकरण होगा, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जहां औद्योगिकरण होगा वहां पर नगरीकरण भी होना शुरू हो जाएगा। तो औद्योगिकरण का जो संबंध होता है वो यांत्रिक उत्पादन से होता है। उसके अंदर यंत्रों का सहारा लिया जाता है, नई नई टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाता है, और उसके अंदर कुशल जो भी कारीगर होते हैं कारखानों के अंदर, वो अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। इसी के साथ ही साथ क्या हुआ, फिर शहर भी बनने लग गए कि जहां जहां औद्योगिकरण है, जहां जहां उद्योग है, वहां वहां पर शहरों का विकास होने लगा। तो नगरीकरण को ही क्या कह सकते हैं, औद्योगिकरण से जोड़कर हम देख सकते हैं। और ऐसा भारत में कुछ जितने भी हमारे पास में जैसे पुराने परंपरागत जितने भी नगरीय केंद्र रहे, उन सब में देखने को मिला। और उसके बाद में क्या हुआ, जो भी हमारे पुराने केंद्र थे उसका स्थान किसने ले लिया, नए जो भी औद्योगिक केंद्र बने उन्होंने ले लिया। इसी तरह ब्रिटेन में जो भी उत्पादन और जो निर्माण था उसको बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला, और भारत के अंदर फिर क्या आ गई, गिरावट आ गई। क्योंकि जो भारत के पुराने औद्योगिक क्षेत्र थे, सेंटर थे, वो सब कहीं ना कहीं उनका पतन हो गया, और नए शहर आने स्टार्ट हो गए। तो इसी में हम एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाता हूं कि किस तरीके से भारत के अंदर परिवर्तन देखने को मिला। तो इसके लिए समझने के लिए एक उदाहरण है। तो वो कह रहे कि ब्रिटेन जो औद्योगिकरण था उससे गुजरने वाला पहला समाज था, यानी कि सबसे पहले औद्योगिकरण की जो शुरुआत हुई वो ब्रिटेन के अंदर देखने को मिली थी। अब उसमें हो क्या रहा था, औद्योगिकरण के अंदर ही क्या होता है, तो जो ग्रामीण लोग होते हैं या जो ग्रामीण क्षेत्रीय लोग होते हैं वो क्या होते हैं, नगरीय क्षेत्रों में जाने लग जाते हैं।
तो तभी जाकर औद्योगिकरण और नगरीकरण दोनों एक साथ चलते हैं। तो इसी में सन 1800 में जहां 10,000 निवासियों वाले कस्बों और शहरों की जो पूरी जनसंख्या थी उसमें 20% लोग रहते थे बस। लेकिन 100 साल बाद यानी कि 1900 के दशक में जो आबादी थी उसका अनुपात 74% तक बढ़ गया। यहां तक कि ये बात कर रहा हूं मैं ब्रिटेन की, और जो राजधानी लंदन थी ब्रिटेन की उसमें सन 1800 में लगभग 1.1 करोड़ लोग रहा करते थे। लेकिन 20वीं सदी के प्रारंभ में यह आकार इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो दुनिया का सबसे बड़ा नगर बन गया, क्योंकि वहां पर जनसंख्या 7 करोड़ पर पहुंच गई। इसके अलावा जो भारत के अंदर उपनिवेश देखा गया या औद्योगिकरण देखा गया उसको बहुत ही ज्यादा विपरीत प्रभाव पड़ा। यानी कि इसको हम बोल सकते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ भारत के अंदर, क्योंकि भारत में कुछ जो भी पुराने परंपरागत जो नगरीय केंद्र थे उन सब का क्या होने लग गया, पतन हो गया, जैसे मैंने आपको अभी बताया था। इस तरीके से क्या हुआ, ब्रिटेन में जो उत्पादन और निर्माण था लेकिन उसमें बहुत ज्यादा चढ़ाव देखने को मिला। भारत में तो गिरावट आ गई, लेकिन ब्रिटेन के अंदर बहुत ज्यादा क्या हुआ, चढ़ाव देखने को मिल रहा था। जैसे जो भी था हमारे पास में, जैसे मैनचेस्टर प्रतियोगिता जो था उसके अंदर भारत गिरता चला गया। इसके अलावा जो भारत के प्राचीन नगर थे जैसे सूरत थे, मसूलीपट्टनम थे, जहां से पहले व्यापार हुआ करता था, अब वो क्या हो गए, कमजोर हो गए। अब उनका स्थान आधुनिक नगर जैसे मुंबई, जिसको बम्बई कहते थे आज मुंबई कहते हैं, मद्रास, ये सब कहीं ना कहीं ज्यादा प्रचलित हो गए। इसके अलावा जो भारतीय राज्य थे जैसे ब्रिटिश अधिकार के बाद में भी जो तंजौर था, ढाका था, मुर्शिदाबाद था, वो राज्यसभाओं का उनका भी विघटन होता चला गया। और उस जगह पर अब नए नए कलाकार आने लग गए, कुलीन लोगों जो थे वो आने लग गए, क्योंकि जो पुराने थे उन सब का कहीं ना कहीं पतन देखने को मिला। उसकी जगह पर जितने भी पुराने शहर था उनका अस्तित्व कमजोर हो गया। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास में कोलकाता, उस टाइम पर इसको कलकत्ता बोला जाता था। तो ये एक पहला ऐसा नगर था जो सन 1690 में अंग्रेज व्यापारी जिनका नाम था जॉब चॉर्नॉक, उन्होंने हुगली के नदी के तट पर 3 गांव कोलिकाता, गोविंदपुर और सूतानाती, इन सबको पट्टे पर ले लिया। 3 को, कोलकाता 3 नगरों से मिलकर बना है, कोलिकाता, गोविंदपुर और सूतानाती, इन सबको वो क्या करते हैं, पट्टे पर लेते हैं। और जो इनका उद्देश्य था वो इसको क्या बनाना था, व्यापार का अड्डा बनाना। कोई इनका विकास करना नहीं था, उसको व्यापारिक अड्डा बनाना था। और 1698 में फोर्ट विलियम की स्थापना की गई, जिससे रक्षा और सैन्य बल में गठित करने का उनको एक बहुत अच्छा ब्रिटिश को मौका मिल गया। उसके बाद में ही जितने भी केंद्र बनते रहे नगरीकरण के, वो सब विकसित हुए। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो आता है चाय। तो आधिकारिक रिपोर्ट से पता चलता है कि औपनिवेशिक सरकार गलत तरीकों से मजदूरों की भर्ती करती थी। इसके अलावा भारत के जो जंगल थे उन सबको बहुत ही बड़े पैमाने पर काटा गया ताकि उनको चाय की खेती लायक बनाया जा सके। मजदूरों से बलपूर्वक बागानों में सस्ते दरों पर काम कराया जाता था, जिससे बागान मालिकों को तो फायदा मिलता था, लेकिन जो मजदूरों की जो स्थिति थी वो बिल्कुल ही बद से बदतर होती चली गई। उनका बहुत ज्यादा शोषण हुआ करता था। जो बागान के मालिक थे अंग्रेज थे, और उनकी जो मैम हुआ करती थी वो विशाल बंगलों के अंदर रहती थी, और जो उसके अंदर काम करने वाले मजदूर थे उनके पास में अपनी आजीविका चलाने तक के लिए मजदूरी नहीं मिलती थी। इस तरीके से जो चाय की बागवानी थी उसके अंदर बहुत ज्यादा शोषण हुआ करता था। बाहर से अलग अलग राज्यों से मजदूरों को जबरदस्ती बुलाया जाता था। तो इस तरीके से चाय की बागवानी का भारत के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा। इसी में हमारा एक टॉपिक आता है जिसको कहते हैं कि श्रमिकों का चयन और नियुक्ति किस प्रकार होती थी, यानी कि जो चाय की बागवानी थी उसके अंदर। तो 1851 में चाय उद्योगों की भारत के अंदर शुरुआत हो गई थी,
और ज़्यादातर जो चाय के बागान थे वो कहाँ थे, असम के एरिया में थे। आज भी इसीलिए हम देखते हैं कि असम की चाय सबसे बढ़िया होती है। लेकिन 1903 तक जहाँ 4,79,000 स्थायी और 93,000 अस्थायी लोगों को यहाँ पर काम पर रखा गया। लेकिन असम की जो जनसंख्या थी वो इतना ज़्यादा सघन तो थी नहीं, क्योंकि जनसंख्या घनत्व वहाँ पर इतना था नहीं। तो इसी वजह से क्या होता था, चाय की जो बागान के अंदर अलग अलग इलाकों से भर्ती की जाती थी, दूसरे प्रांतों से लेकर आया जाता था। अब दूसरे मजदूरों को अगर लेकर आ रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पर इतनी बढ़िया व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी, जिसकी और ब्रिटिश सरकार उसके ऊपर ज़्यादा खर्च भी नहीं करना चाहती थी। इसीलिए क्या करा कि जो ब्रिटिश व्यावसायिक थी उन्होंने सरकारी ताकत का सहारा ले लिया और ऐसे कानून बनाए कि गरीब लोगों के पास में कोई विकल्प ही नहीं बचा कि वो उसके अलावा कोई और काम ही कर पाए, या फिर असम के जितने भी चाय के बागान थे उसमें मजदूरों की नियुक्ति बरसों तक होती रही। इस तरीके से उन्होंने कानून ही बना दिए सरकारी तंत्र का सहारा लेकर। तो इसी तरीके से कह सकते हो कि एक बंगाल का ट्रांसपोर्ट ऑफ नेटिव लेबरर्स एक्ट आया था, उसका 1865, 1870, 1873 में संशोधन किया गया और उसी संशोधन का इस्तेमाल करके जो मजदूर थे असम के अंदर लगातार भेजे जाते रहे। इस तरीके से औपनिवेशिक काल के अंदर श्रमिकों का चयन किया जाता था। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्वतंत्र भारत में औद्योगिकरण की। ये तो जो औद्योगिकरण पढ़कर गए वो हुआ, लेकिन अब भारत आजाद हो गया तो उसके बाद औद्योगिकरण कैसे भारत के अंदर फला फूला। तो जो औद्योगिकरण था उसने स्वतंत्र भारत में बहुत ही सक्रिय तौर पर बढ़ावा देने का काम किया। इतना बढ़िया तरीके से इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर इंडस्ट्रीज ने ग्रो किया कि आज भी उसका प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे स्वदेशी आंदोलन ने भारत की जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था थी उसके प्रति निष्ठा को मजबूत कर दिया। जितना भी तेज गति से बृहद औद्योगिकरण के द्वारा जो आर्थिक नीति में सुधार कर दिया गया, और उस तरीके से हमने क्या करा कि सभी लोगों तक सामाजिक न्याय को पहुंचाने की कोशिश की। कि जहां ब्रिटिश काल में मजदूरों का शोषण हुआ करता था, लेकिन जो आधुनिक भारत आया, जो हमारा स्वतंत्रता के बाद में भारत औद्योगिकरण जब किया गया उसमें, तो उसमें हमने सामाजिक न्याय किया कि समाज के हर तबके को कहीं ना कहीं न्यूनतम मजदूरी दी जाए, जिससे वो अपने घर बार अपनी जो स्थिति है उसको बेहतर कर सके। भारी मशीनरीकृत जो उद्योग थे, रेलवे है, भेल है, भिलाई है, इन सब को कहीं ना कहीं लगाया गया और जितने भी उद्योग थे उन सबको पब्लिक सेक्टर के तौर पर विस्तार से किया गया, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर, कोऑपरेटिव जितने भी सेक्टर्स रहे उन सबको बढ़ावा दिया गया। तो इस तरीके से स्वतंत्र भारत के अंदर औद्योगिकरण किया गया। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्वतंत्र भारत में नगरीकरण। तो नगरीकरण जिसको समझने लगते हैं, तो भूमंडलीकरण जब हुआ तो उसके द्वारा जितने भी शहर थे उन सब का अत्यधिक प्रसार देखने को मिला। और ऐसा ही MSA राव के अनुसार भारतीय गांवों पर नगरों को क्या प्रभाव पड़ा। तो जो MS राव है वो बता रहे हैं कि भारतीय गांवों पर नगरों का प्रभाव जो पड़ा कि कुछ गांव ऐसे रहे जहां से अच्छी खासी संख्या में लोग दूर दराज के जितने भी शहर थे उसमें रोजगार ढूंढने के लिए चले गए। और आज भी ऐसा ही होता है कि गांव से लोग क्या करते हैं, शहरों की तरफ रोजगार ढूंढने के लिए निकलते हैं। और बहुत सारे जो प्रवासी थे वो केवल भारतीय नगरों में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी चले गए, कि भारत तो भारत छोड़ो, इसके अलावा दूसरे देशों में भी चले गए। इसी में हमारा आता है और किस लिए हुआ कि शहरी प्रभाव उन गांव में भी आज देखा जाता है जो औद्योगिक शहरों के निकट होते हैं, यानी कि जो बिल्कुल पास में होते हैं वहां पर भी देखने को मिलता है। जैसे भिलाई है आपका, उधर देखोगे अगर तो वहां पर जहां पर भी उद्योग लगे वहां पर अच्छा खासा नगरीकरण देखने को मिलेगा। थर्ड पॉइंट है हमारा कि महानगरों का उद्भव और विकास तीसरे प्रकार का शहरी प्रभाव है, जिससे निकटवर्ती जो गांव थे वो बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। कुछ सीमावर्ती गांव पूरी तरह से नगर के प्रसार के बाद विलीन हो गए, खत्म हो गए, उसी में मिल गए,
जबकि कुछ क्षेत्र ऐसे रहे जहाँ पर लोग नहीं रहते थे, वहाँ पर नगरीय प्रयोग करने लग गए। जहाँ लोग नहीं रहते वहाँ पर क्या कर दिया, नगरों की तरह विकसित किया गया, और उधर ही क्या करा कि उद्योग लगे तो नगर विकसित हुए। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ कि 1951 में भारत की जनसंख्या के 17.29% लोग सिर्फ 2843 कस्बों में रह रहे थे। लेकिन जबकि 2011 की जो जनगणना है उसमें देखा जाए तो भारत की जनसंख्या के 31.16% लोग 7935 कस्बों में रह रहे थे। तो जो ये आंकड़ा देखने को मिल रहा कि क्या था, लेकिन अगर इसी में 10 की आबादी जो वृद्धि थी वो कहीं ना कहीं कम देखने को मिलती है, क्योंकि 1951 में जो नगरीय आबादी की 10 की वृद्धि थी वो 41.42 थी, लेकिन 2011 के अंदर वो 31.80 रही है। यानी कि उसमें जो वृद्धि देखी गई वो मामूली सी वृद्धि देखी गई। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1, संरचनात्मक परिवर्तन। तो हमने देखा कि किस तरीके से भारत के अंदर औपनिवेशिक काल से लेकर अब तक क्या क्या परिवर्तन देखने को मिले। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिले और आपको भी मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए बेहतरीन वीडियोस बनाकर लेकर आता रहूं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।